नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखते हैं लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। और उस एथेरोस्क्लेरोसिस में की जो लिपिड का प्रोफाइल होता है वो क्या होता है कि लिपिड वो चेक करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट को देखते हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एचडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स हो गए। तो आज की क्लास में अपन इन्हीं सभी कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल का मीन्स होता है कि लिपिड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे एचडीएल हो, चाहे एलडीएल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, उनका नॉर्मल लेवल कितना होता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, और अबनॉर्मल लेवल्स होता है तो क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट को चेक करते हैं, मीन्स मल्टीपल टेस्ट होते हैं जिसमें किस किस को चेक किया जाता है कि उस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क होते हैं उनके बारे में, कि उस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसके रिस्क कितने। इसके अलावा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, इसके अलावा उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स उसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो डेवलप ही ना होने दिया जाए, इसके लिए सबसे पहले अपन टेस्ट करते हैं और उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं फिर वो यूज करते हैं। जैसे किस पे डिपेंड करते हैं वो रिस्क फैक्टर, उसकी ईटिंग हैबिट्स पे कि उसके खाने पाने कैसा है, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के कितना ले रहा है, इसके अलावा उसका जो फैटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा डाइट कैसी है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल जो रिलेटेड होते हैं सभी वो इसके रिस्क में इंक्लूड होते हैं। और जब अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उस लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से लेवल को चेक किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो अब फर्स्ट वन देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड होता क्या है कि ट्राइग्लिसराइड होता है वो लिपिड्स का ही एक पार्ट होता है जो कि बॉडी में स्टोर्ड भी होता है, और स्टोर्ड होने के बाद में जब भी एनर्जी की रिक्वायर होती है तो वो उस एनर्जी को क्या करवाता है, रिलीज भी करवाता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है वो एस्टर्स होता है जो किसका बना होता है, एक तो होता है इसमें ग्लिसरॉल का मोलिक्यूल और तीन होते हैं फैटी एसिड। तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मीन्स तीन और ग्लिसरॉल का मीन्स एक मोलिक्यूल ग्लिसरॉल का। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो मेन पार्ट होता है बॉडी में जो फैट होती है उसका। ठीक है, मीन्स ह्यूमंस में या अदर किसी एनिमल्स में जो टोटल बॉडी में फैट होता है उसका सबसे ज्यादा भाग होता है वो ट्राइग्लिसराइड का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है ब्लड में जो इनेबल करता है बाय डायरेक्शनल ट्रांसफर करता है एडिपोज फैट को और ब्लड ग्लूकोज को लीवर से। बाय डायरेक्शनल ट्रांसफर क्या होता है कि जब ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में एक्सेस होगा तो एक्सेस होने के बाद में तो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड। ठीक है, उस कंडीशन में तो स्टोर्ड हो जाएगा। और जब भी इसका लेवल मिनिमम होगा तो और एनर्जी की जरूरत होगी तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी को क्या करवाएगा, ये रिलीज करवाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में ये काम करवाता है। इसके अलावा जो टोटल ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है वो एलिवेटेड होता है ओबेज पर्सन में और डायबिटिक। अगर मोटापे वाला मरीज है या फिर जो शुगर से सफर कर रहा है कोई पेशेंट तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा लेवल इंक्रीज होता है फ्रॉम ईटिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स और ड्रिंकिंग एल्कोहल। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बढ़ता है कब, जब कार्बोहाइड्रेट है उसका लेवल ज्यादा, मीन्स जो पर्सन है वो कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा खाता हो या फिर अल्कोहल का ड्रिंकिंग करता हूँ, तब उस कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर किसी पर्सन में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है तो वो किस किस डिजीज से रिलेटेड एसोसिएटेड हो सकता है, तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लड वेसल्स की डिजीज हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, पेनक्रियाज की जो इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है, डायबिटीज और किडनी डिजीज। ठीक है, अगर किसी पर्सन में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है तो हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, किडनी की डिजीज हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है और फैटी लीवर भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से बनता है जो मेजरली होता है ह्यूमन बॉडी में जो फैटी के रूप में ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और ये बायडायरेक्शनल ट्रांसफर करता है एडिपोज फैट का। ठीक है, उसके बाद में जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसकी जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू होती है वो रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए अपनी बॉडी में, तो अगर लेस देन 140 mg पर डीएल टोटल ट्राइग्लिसराइड होता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल। लेकिन 140 से लेकर के
और 199 mg पर डीएल होता है तो वो बॉर्डर लाइन पे होता है, ठीक है, मीन्स जो लाइन होती है बॉर्डर लाइन की उसके ऊपर होता है। उसके बाद में हाई का बोल देते हैं, अगर 200 से लेकर के 499 mg पर डीएल होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है ज्यादा। उसके बाद में वेरी हाई है, अगर उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल मोर देन 500 mg पर डीएल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड एक्सेसिव है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकता है, बॉर्डर लाइन और हाई और वेरी हाई। नेक्स्ट वन आता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एक टाइप का फैट ही होता है, ठीक है। और अपन जो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं वो लगभग जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, जो घी हो गया, इन सभी प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, और लीवर में बनने के बाद लीवर इसका यूटिलाइज करता है बाइल को बनाने में, और ये जो बाइल होता है वो फिर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है, और ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलने के बाद जो फेट मिलता है उस फेट वो लीवर में जाता है, लीवर में फिर फेट कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज होता है बाइल को बनाने में, और बाइल है फिर फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी जरूरत पड़ती है जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन को बनाने के लिए। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। तो जरूरत की जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी क्या क्या नीड होती है, बाइल के फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए, और विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल का जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें इवालुएट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को, मायोकार्डियल ओक्लूजन या मायोकार्डियल के बारे में, और कोरोनरी आर्टरियल ओक्लूजन, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें जो कुछ अवरोध होता है, इन सभी चीजों के बारे में देखने के लिए अपन किसका टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिलेटेड होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जो ब्लॉकेज होता है मेजरली किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होता है वो हार्ट डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग के रूप में काम करता है, मीन्स जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जो मार्कर होता है उसके रूप में काम करता है कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में ये लिपिड प्रोफाइल का ही एक टाइप होता है जो पार्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करते हैं। और इसका लेवल अगर बढ़ता है किसी भी मेजर कंपोनेंट में तो वो बढ़ता है हेरिडिटरी हाइपरलाइपोप्रोटीनेमियाज में। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल डिटरमाइन करता है आल्सो फ्रीक्वेंटली ए पार्ट ऑफ थायराइड फंक्शन, लीवर फंक्शन, रीनल फंक्शन एंड डायबिटीज मेलिटस स्टडीज के लिए, ठीक है। मीन्स जो थायराइड फंक्शन होता है उसके लिए, लीवर फंक्शन के लिए, रीनल फंक्शन के लिए, और डायबिटीज मेलिटस की कैसी कंडीशंस होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन किसको डिटरमाइन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होता है वो इस चीज को भी इफेक्टिवनेस को दिखाता है कि जो डाइट है वो कैसी है अपनी, मेडिकेशन से जो अपने कोलेस्ट्रॉल की क्यों कम करने के लिए बॉडी में लिए उनकी मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस कैसी है, लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे इम्पेक्ट करती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करता है। इन सभी चीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होती है वो किस लिए होती है, थायराइड के फंक्शन को देखने के लिए, लीवर के फंक्शन को देखने के लिए, रीनल फंक्शन के लिए, और डायबिटीज मेलाइटिस का इफेक्टिव कैसा है अभी, ठीक है। इसके अलावा जो अपन डाइट ले रहे हैं वो डाइट कैसी है, मेडिकेशन है वो कितना इफेक्ट कर रही है, लाइफ स्टाइल कैसा इफेक्ट कर रही है, और स्ट्रेस है उसका मैनेजमेंट कैसे करता है कोई भी पर्सन। इन सभी चीजों की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए भी अपन कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल अबनॉर्मल कैसी होती है। तो जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट होता है उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कब होता है, जब ये लेस देन 170 mg पर डीएल हो। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 170 mg पर डीएल होता है तो नॉर्मल होता है, और 170 से लेकर के 199 mg पर डीएल होता है तो कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन। और अगर मोर देन 200 mg पर डीएल होता है तो वो क्या होता है, हाई लेवल, मींस कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, एक्सेसिवली हाई होता है। अडल्ट्स में अगर नॉर्मल लेवल तब होता है जब 140 से 190 mg 99 mg पर डीएल हो, जबकि बॉर्डर लाइन 200 टू 239 और हाई होता है मोर देन 240 mg पर डीएल।
उसके बाद में देखते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल, जो हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो, ठीक है। तो HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एक लाइपोप्रोटीन की ही क्लास होता है, लाइपोप्रोटीन का ही पार्ट होता है, जो लीवर में और इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। और ये जो HDL होता है वो किन किन चीजों का बना होता है, एक तो होते हैं इसमें फोस्फोलिपिड और एक होता है इसमें एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। तो HDL को बनने के लिए फोस्फोलिपिड और एपोप्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। और जो HDL होता है वो अदर लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में जो पेरिफेरल टिश्यू से लीवर से लेके आता है उसके लिए भी HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो जिम्मेदार होता है। जैसे जो पेरिफेरल टिश्यू होते हैं उन पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करके लीवर में लेके आता है, और लीवर है फिर उस कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करती है और उसके बाद में बॉडी से बाहर निकालती है। अगर HDL कोलेस्ट्रॉल, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज होता है तो उस पर्सन में एथेरोजेनिक रिस्क मींस एथेरोस्क्लेरोसिस के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जो HDL होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस से। कैसे करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में जमा होता है उस ब्लड वेसल्स से जमा कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में, और लीवर होता है उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन पाथवे के लिए HDL जिम्मेदार होता है। अब जो HDL होता है उस HDL की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, तो एज के अकॉर्डिंग इसके नॉर्मल होती है। तो एज अगर लेस देन 90 और इससे और 90 से कम या 90 हो तो उसका जो नॉर्मल लेवल मोर देन 45 mg पर DL होगा। और अगर मेन की एज 20 ईयर और 20 ईयर से ज्यादा हो तो इसका नॉर्मल लेवल 40 mg पर DL या इससे ज्यादा हो तो नॉर्मल होगा। और यदि वोमेन है जिसकी एज 20 ईयर और मोर देन 20 ईयर है तो उसका जो नॉर्मल लेवल 50 mg पर DL और इससे ज्यादा होगा तो वो नॉर्मल HDL लेवल होता है। उसके बाद में आते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से अदर टिश्यू की तरफ, ठीक है। जो लीवर है उस लीवर से जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं वहां तक लेके जाता है LDL। इसकी वजह से इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। हायर इज द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। LDL वो क्या करता है, बिल्ड करता है आर्टरी की वॉल्स के ऊपर। LDL वो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहां पे जमा होता है, जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है और उस आर्टरी में प्लेग का फॉर्मेशन करता है और उसमें ब्लॉक हो जाता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जो रेफरेंस वैल्यू होती है LDL कोलेस्ट्रॉल की, तो चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स होता है उसमें नॉर्मल होती है लेस देन 110 mg पर DL, बॉर्डरलाइन 110 टू 129 mg पर DL। और अगर 130 mg पर DL से तो उस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के हायर रिस्क होते हैं। अडल्ट में लेस देन 130 mg पर DL होता है, और अगर 140 से लेकर 159 mg पर DL के ऊपर होता है तो उस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के जो रिस्क होते हैं वो बॉर्डरलाइन के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर इसका लेवल 160 mg पर DL होता है तो उस पेशेंट में